22.8 लाख। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उन छात्रों की संख्या है जिन्होंने 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा दी थी। लगभग 23 लाख युवा। सोचकर देखिए, इनके सालों की मेहनत, डॉक्टर बनने का वो जुनून और उनका पूरा भविष्य सिर्फ इस एक दिन पर टिका था। इस नंबर का वॉल्यूम ही इस घटना की गंभीरता को बताने के लिए काफी है। एक छोटी सी चूक और लाखों परिवारों पर इसका सीधा असर। और यहीं से खड़ा होता है हमारा सबसे बड़ा सवाल। आखिर भारत का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला एग्जाम लीक कैसे हो गया? एक ट्रू क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरह आज हम इस पूरे स्कैम की एक एक परत खोलेंगे। देखेंगे कि कैसे एक फूल प्रूफ सिस्टम को बड़ी चालाकी से भेद दिया गया। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआती दौर में चलते हैं। सेक्शन 1, द हाइस्ट इन प्लेन साइट। इस सेंधमारी की टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। 3 मई को एग्जाम बिल्कुल तय समय पर शुरू हुआ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और लाखों छात्र सब एक झूठी सुरक्षा के एहसास में थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि ठीक एक दिन पहले यानी 2 मई की रात को पीछे क्या उथल-पुथल मच चुकी थी। बाहर से सब कुछ प्लान के मुताबिक लग रहा था, जबकि पेपर पहले ही लीक हो चुका था। जरा एक बार एनटीए के सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के बारे में सोचिए। जीपीएस ट्रैक्ड ट्रांसपोर्ट, वाटरमार्क्स, एआई सीसीटीवी, बायोमेट्रिक्स और यहां तक कि 5G जैमर्स, ये सब सुनने में किसी अभेद्य किले जैसा लगता है ना? एकदम मॉडर्न सिक्योरिटी का एक मजबूत पहाड़। पूरा विश्वास था कि सिस्टम में कोई सेंध नहीं लगा सकता। लेकिन इतने भारी भरकम बंदोबस्त के बावजूद इस सिस्टम में एक ऐसी जानलेवा खामी थी जिसने इन सारी तकनीकों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। और वो खामी बेहद आम और आसान थी। 2 मई की रात हाथ से लिखा हुआ लगभग 410 सवालों का एक सो कॉल्ड गेस पेपर व्हाट्सएप के जरिए जंगल की आग की तरह फैलने लगा। इस सेंधमारी की दृष्टता देखिए। एग्जाम से ठीक एक रात पहले कॉम्प्रोमाइज्ड पेपर सिलेक्टेड छात्रों के फोन्स पर पहुंच चुका था। जीपीएस और जैमर्स बस धरे के धरे रह गए और टेक्नोलॉजी के सबसे आम प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने इस खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दे दिया। सेक्शन 2, डिजिटल निशानों की ट्रैकिंग। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और 3 अहम चीजें सामने आईं। पहला लीड मिला राजस्थान के सीकर में एक पीजी हॉस्टल के मालिक से, जिसके बेटे को व्हाट्सएप पर यह पेपर मिला था। ये एक अकेले विसल ब्लोअर की टिप ऑफ थी। फिर एजेंसियों ने डिजिटल ब्रेड क्रम्स को फॉलो करना शुरू किया, खास तौर पर व्हाट्सएप के उस फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स टैग को। और तीसरा सबसे बड़ा खुलासा हुआ एक खुफिया एन्क्रिप्टेड नेटवर्क का, जिसे नाम दिया गया प्राइवेट माफिया ग्रुप। बस एक छोटे से क्लू ने इतने विशाल नेटवर्क की पोल खोल दी। इस प्राइवेट माफिया नेटवर्क के खुलासे ने सबको चौंका दिया। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर इनके लगभग 400 सदस्य थे। जांच में नासिक के शैडो सर्वर्स, कुरियर वालों की मिलीभगत और हाई डेफिनेशन स्कैनिंग तकनीक जैसी चीजें सामने आईं। कुरियर कर्मचारियों की मदद से एग्जाम ट्रंक्स तक पहुंच बनाई गई थी। मतलब ये कोई आम चोरी चकारी नहीं थी, ये बाकायदा एक कॉर्पोरेट लेवल का वेल ऑर्गेनाइज्ड शैडो ऑपरेशन था। अब लीक हुए सवालों के इन आंकड़ों पर अगर हम बात करें तो ये सच में हैरान करने वाले हैं। बायोलॉजी के पूरे 90 के 90 सवाल मैच हो गए और केमिस्ट्री के 46 में से 35 सवाल बिल्कुल वही थे। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि वो कोई मामूली गैस पेपर बिल्कुल नहीं था। ये एक सर्जिकल एक्सट्रैक्शन था, बिल्कुल सटीक और बेहद खतरनाक। इस एक्यूरेसी का सीधा मतलब है कि पेपर लीक करने वाले सीधे मेन सोर्स तक पहुंच चुके थे, कोई बीच का रास्ता नहीं था। सेक्शन 3, माफिया का पर्दाफाश। जांच के रडार पर पहला मुख्य संदिग्ध है शुभम खेरानार, नासिक का रहने वाला 27 साल का BAMS का छात्र। इस पूरी कहानी में इसका रोल एक खरीदार से शुरू होकर एक रीसेलर तक गया। कथित तौर पर शुभम ने यह लीक हुआ पेपर लगभग 10 लाख रुपए में खरीदा और फिर मोटा मुनाफा कमाने के लिए इसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए अलग अलग राज्यों में आगे बेच दिया। इसने इस आग को अलग अलग हिस्सों में फैलाने का काम किया। इस नेटवर्क का दूसरा अहम चेहरा है राकेश मंडावरिया, राजस्थान के सीकर का एक करियर काउंसलर और खुद को पेपर सॉल्वर बताने वाला शख्स। इसे राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने 8 मई को हिरासत में लिया। राकेश इस चेन का एक बहुत मजबूत लोकल नोड था। उसने देश भर के डेस्परेट छात्रों तक इस लीक को पहुंचाने और चीटिंग की सुविधा देने का काम किया। और हाँ, ये वही सीकर नेटवर्क है जहां से पहली खबर बाहर आई थी। और इस पूरे शैडो ऑपरेशन के बीचों बीच बैठा था इसका कथित मास्टरमाइंड मनीष यादव। 13 मई को जयपुर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। माना जा रहा है कि इस पूरे इलैबोरेट सिस्टम को चलाने, पेपर निकालने, स्कैन करने और इस प्राइवेट माफिया नेटवर्क को ऑर्केस्ट्रेट करने के पीछे इसी इंसान का दिमाग था। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी इसकी पूरी भूमिका की गहराई से जांच कर रही है।
सेक्शन 4 द ब्लैक डे। विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए नीट यूजी 2026 रद्द किया जाता है। इस एक स्टेटमेंट ने लाखों छात्रों की दुनिया हिला दी। 12 मई को सरकार की मंजूरी के बाद एनटीए ने यह भारी फैसला लिया। एक ही झटके में 22.8 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया। इस घोषणा के तुरंत बाद देश भर में भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अलग अलग राजनीतिक दलों और छात्र संगठनों ने इस मुद्दे पर जमकर घेराबंदी की। सरकार ने साफ किया कि री एग्जाम जल्दी होगा और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। लेकिन सच तो यह है कि डैमेज हो चुका था। सेक्शन 5 सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली। एजुकेशन मिनिस्ट्री की शिकायत के बाद आखिरकार सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और मामला अपने हाथ में ले लिया। अब इन दोषियों पर भारी कानूनी धाराएं लग चुकी हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो है ही, साथ ही नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023 और खास तौर पर लाए गए पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 के तहत भी मामले दर्ज हैं। सेंट्रल एजेंसीज के इस तगड़े क्रैकडाउन का सीधा मतलब है कि अब इन अपराधियों को बहुत गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी कानून को चिढ़ा रहा है। ये मूल लीक वास्तव में शुरू कहां से हुआ? इसका ओरिजिन पॉइंट क्या था? ये एक ऐसी अनसुलझी मिस्ट्री है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्या ये नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से निकला या रास्ते में ट्रांजिट के दौरान कॉम्प्रोमाइज हुआ? इन्वेस्टिगेशन अभी भी इस आखिरी और सबसे अहम कड़ी को ढूंढ रही है। आज के इस एनालिसिस से हमें यह समझ आता है कि सिस्टम चाहे कितना भी आधुनिक क्यों ना हो, ह्यूमन वल्नरेबिलिटीज हमेशा एक चुनौती बनी रहती हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन कहां तक जाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। हमेशा की तरह ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए।